कैसे हो गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि लू फेंग और सेक्टर बीस्ट के बीच में एक घमासान युद्ध होता है। उस युद्ध के एंड के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा था अनएक्सपेक्टेडली वो जो सेक्टर बीस्ट था वो जैसे तैसे करके लू फेंग के सामने से बच के निकल गया था। और एट द एंड लू फेंग भी उस सेक्टर बीस्ट को जाने देता है, क्योंकि लू फेंग समझ चुका था कि इस वक्त चाहे लू फेंग कितने भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, वो इस वक्त इस सेक्टर बीस्ट को तो नहीं मार सकता। सेक्टर बीस्ट के जाने के बाद लू फेंग के फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी एक्सप्रेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे। लू फेंग मन ही मन कहता है कि इसकी जो पावर है वो 9 हेडेड डीमन मास्टर जितनी और ब्लड ऑर्चर्ड एंसेस्टर जितनी हो चुकी है। और देखा जाए तो ये पहले के कंपैरिजन के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। इसका मतलब ये जो सेक्टर बीस्ट है इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है जब ये मिनीचर यूनिवर्स के ओरिजिन को चूसता है तो। और रही बात इस बैटल की, जो कि अभी अभी लू फेंग ने इस सेक्टर बीस के साथ फाइट किया था, तो लू फेंग को स्टार्टिंग से पता था कि लू फेंग आराम से इस बैटल को जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग की बस गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी थी और वो भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के पास ज़्यादा इतने पावरफुल ट्रेजर्स नहीं थे। उसके जितने भी मेन ट्रेजर्स थे जैसे कि उसकी शिवू विंग्स, वूकी गॉड, स्टार टावर, वो सारे के सारे ट्रेजर्स उसकी रिमोट ओशन बॉडी और मोशा बॉडी के साथ थे। तो इसलिए जो उसकी ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी लू फेंग ने लगभग एक कांटे की टक्कर दी थी उसको। लेकिन इसलिए उसके बाद भी लू फेंग थोड़ा सा निराश सा था। वो कहता है कि इवन ये जो मेरा कॉम्बिनेशन था यूनिवर्स ट्रेन और स्नोई वर्ल्ड का, ये भी इनफ नहीं था उसे ट्रैप करने के लिए। इवन मेरी जो डिवाइन आई सीक्रेट टेक्निक जो कि मैंने खुद क्रिएट की थी वो भी उसकी पावर उसको ज़्यादा कम नहीं कर पाई। लेकिन एट द एंड एक चीज़ अच्छी हुई कि उसने जाते जाते उसे अपने असली रूप में आना पड़ा मुझसे भागने के लिए। और इस चीज़ से लू फेंग एक काफ़ी अच्छा खासा अंदाज़ा लगा सकता था कि वो जो सेक्टर बीस था वो ऑलरेडी अपने लिमिट तक पुश हो चुका था और वो उसका फाइनल मूव था जब उसने अपने रियल फेस में आके लू फेंग से बच के भागने की कोशिश की। लेकिन स्टिल इसके बाद भी लू फेंग मनी मन एक चीज़ के लिए कंफ्यूज था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि ये जो सेक्टर बीस था ये इसका एक अल्टीमेट मूव था या फिर और भी इस सेक्टर बीस के पास मूव है जो कि अभी तक उसने परफॉर्म नहीं किए और फ्यूचर के लिए उसने बचा के रखे है। लू फेंग सोच रहा था कि इसके पास ज़रूर कोई ना कोई दूसरी टैक्टिक्स भी होगी जो कि अभी तक इसने इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो सेक्टर बीस है जब ये अपने जेस्टेशन पीरियड को सरपास कर देता है और अपने ग्रोथ पीरियड के अंदर आता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो ऑलरेडी एक पावर के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेती है, जिसके बाद उसका जो मेन पर्पस होता है वो बस इतना ही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स को पैदा कर सके ताकि वो बैटल कर सके। इनका असल में जन्म ही डिस्ट्रक्शन के लिए होता है। और इसी तरीके से जितने भी प्राइमल यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ लिविंग सोल्स है, जैसे उन लोगों के पास काफ़ी सारे अपने अपने सर्वाइवल फोकस टैलेंट्स होते हैं या फिर काफ़ी सारे ऐसे मूव्स होते हैं जो कि वो कभी भी यूज़ नहीं करते, उसी तरीके से ज़रूर इन सेक्टर बीस्ट के पास भी कोई ना कोई अपना सर्वाइवल टैलेंट ज़रूर होगा। जो लू फेंग था वो थोड़ा सा निराश सा हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। कुछ टाइम सोचने के बाद लू फेंग अपनी मुंडी को हिलाता है और फिर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि नो मैटर अभी वो कुछ भी कर ले सेक्टर बीस ऑलरेडी जा चुका था। और एट द एंड ये कह के भी लू फेंग अपने मन को तसल्ली दिला देता है कि यहाँ पे बस उसकी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी थी जिसकी जो कॉम्बैक्ट पावर थी वो शायद से इनफ नहीं थी, और उसकी रिमोट ओशन बॉडी या फिर मोशा बॉडी यहाँ पे अराइव कर चुकी होती तो शायद से वो इस मोशा बॉडी या फिर ये सेक्टर बीस मोरूशा है इसकी ऐसी की तैसी और अच्छी तरीके से कर पाता। वो कहता है कि शायद से अगर उसकी दूसरी टीम होती तो उसके पास 90% कॉन्फिडेंस होता कि वो आराम से इस सेक्टर बीस को हरा सके। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी और वो जो वेसल जिसके अंदर लू फेंग आया था अपने उस वेसल को लेके यहाँ से चले जाता है। जब लू फेंग यहाँ से जा रहा था उसके पीछे उसकी वो जो स्नोई चेन्स थी वो भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए स्पेस के अंदर गायब हो जाती है। वही दूसरी तरफ एक दूसरे स्पेस के अंदर हम लोगों को सेक्टर बीस मोरूशा देखने के लिए मिलता है जो कि अभी भी भाग ही रहा था। फाइनली वो एक जगह पे आके रुकता है। एक जगह पे रुकने के बाद वो कहता है कि यूनिवर्स मास्टर अनएक्सपेक्टेडली ये यूनिवर्स मास्टर है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। लास्ट में उसका वो जो विल पावर अटैक था वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है करके, उसकी जो सोल है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। इवन वो जो पर्सन था फायरफ्लाई ट्रू मास्टर उसकी भी सोल इतनी पावरफुल नहीं थी। वो जो 9 हेडेड डीमन मास्टर था जब मैंने उसके ऊपर अपना सोल अटैक किया था इवन उसकी भी सोल इफेक्ट हुई थी और वो एक ट्रू गॉड था, लेकिन ये बस एक यूनिवर्स मास्टर है। उसके बाद भी इसकी विल पावर अटैक्स और इसकी विल पावर अपने आप में इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है।
अगर एक तरीके से सेक्टर 20 मोरोशा को देखा जाए तो सेक्टर 20 मोरोशा जो होता है या फिर जो सेक्टर 20 होता है वो पैदाइशी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विल पावर के साथ पैदा होता है। लेकिन लू फेंग जैसे बंदे को देखा जाए तो उन्हें अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो लू फेंग काफ़ी सारे और टैलेंट्स के थ्रू गुजरा हुआ है। जैसे कि देखा जाए तो उसके कल्टीवेशन के अंदर उसने स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट टेक्निक जो कि वर्ल्ड ऑफ जिन के और डिवाइन आई सीक्रेट टेक्निक्स और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे सीक्रेट टेक्निक जैसे डोंग डोंग रिवर के इनहेरिटेंस से उसको मिली थी। और इन सब चीज़ों के कारण उसकी जो विल पावर है उसके अंदर एक बहुत तगड़ा बूस्ट देखने के लिए मिला था। सेक्टर 20 में रोशा मन ही मन कहता है कि व्हाट अ पावरफुल विल पावर, इतनी बड़ी गोल्डी बॉडी, वो ऑलरेडी मुझे अपने कॉर्नर के ऊपर मेरे लिमिट तक पुश कर चुका था। अगर मैं सही टाइम पे वहाँ से नहीं निकलता तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देता। डेफिनेटली ये जो ह्यूमन लू फेंग था ये डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन था जिसे मैं आज तक कभी भी मिला हूँ। इवन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, 9 हेडेड डीमन मास्टर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल। लेकिन इसके बाद वो कहता है लेकिन इसके बाद भी मैं इस लू फेंग से बच के वापस से आ गया, ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या मैं सच्ची में इसी लू फेंग से डर रहा था? क्या यही है वो पर्सन मिल्की वे हॉर्डी लीडर, पूरे यूनिवर्स का नंबर 1 मास्टर? इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी बंदे से था और ये भी मुझे नहीं मार पाया। इसका मतलब मुझे इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी नहीं मार सकता। ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं कि ये मुझे मार सके। कम से कम इसके साथ फाइट करने से मुझे इसकी पावर्स के बारे में अंदाज़ा तो लगा। डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये मेरे से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन देखा जाए तो ये अभी भी मुझे नहीं मार सकता और ये इतने आसानी से मुझे नहीं मार सकता, तो मुझे अभी इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसे देखूँगा मैं इसके साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाला, क्योंकि इस बार इसे इतना ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ़ाइट करने के लिए मैं ऑलरेडी अपनी इतनी सारी पावर्स को कंज्यूम कर चुका हूँ, जो कि मुझे लगभग 2 मिनिएचर यूनिवर्स चूसने के बाद मिलती। सो देखा जाए तो उस बंदे के साथ फाइट करना मतलब टोटली वेस्ट ऑफ एनर्जी, तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा वो जो बाकी के 8 सुपर पावर्स है या फिर वो 8 टॉप मोस्ट पावरफुल बींग्स है, मैं उनके साथ भी फाइट नहीं करने वाला, क्योंकि इन सब लोगों के साथ फाइट करूँगा तो मैं पावरफुल कब बनूँगा। और इसके अलावा जब भी मैं नेक्स्ट टाइम उस पर्सन से मिलूँगा मैं उसे काफ़ी ज़्यादा फियरलेसली उसके साथ भिड़ पाऊँगा। अभी मुझे उस बंदे का कोई भी डर नहीं है, वो मुझे नहीं मार सकता चाहे वो कुछ भी कर ले। इसी के बाद वो जो सेक्टर 20 में रुसा होता है वो एक बार फिर से ज़ोर से हंसता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। वही हम लोग को एक वर्चुअल यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे लू फेंग रहता था और एक बहुत बड़ा सा स्क्वायर देखने के लिए मिलता है। एक पब्लिक स्क्वायर था जो कि आसमान के अंदर बना हुआ था। यहाँ पे लू फेंग क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था और यहाँ पे अभी इस वक्त 50 से भी ज़्यादा ट्रू गॉड्स यहाँ पे आ चुके थे। ये सारे के सारे एंसेस्टर गॉड स्कूल, स्पेस बीस्ट अलायंस और होंग अलायंस और भी काफ़ी सारी जगहों से आए थे। सब लोग लू फेंग का वेट कर रहे थे कि कब लू फेंग अपनी आंखें खोलेगा और इन सब लोगों को गुड न्यूज़ देगा। ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर चुके थे या फिर ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे न्यूज़ जानने के लिए कि आखिर लू फेंग और उस सेक्टर 20 के फाइट के बीच का जो एंड है या फिर जो रिजल्ट है वो क्या आया है। सब लोग की आपस में बातें चल रही थी, सब लोग गैस मार रहे थे कि लू फेंग ज़रूर जीता होगा। कोई बोल रहा था नहीं हो सकता है कि उनके बीच में ड्रॉ हो गया हो, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था और हज़ार मुँह हज़ार बातें। और बाकी के जितने भी मोस्ट पावरफुल जो 8 टॉप मोस्ट पावरफुल लोग थे उनमें से कुछ लोग यहाँ पे आए थे और कुछ लोग जैसे कि डिवाइन आई, ट्रू गॉड और स्केलेटन मास्टर, ये सब लोग नहीं आए थे, ये अपने ही घर पे थे। लेकिन ये ट्रांसमिशन टोकन की मदद से लू फेंग का आउटकम सुनने के लिए तैयार थे पूरी तरीके से। फाइनली कुछ ही टाइम के बाद जो लू फेंग होता है वो अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही लू फेंग अपनी आंखें खोलता है वो एक लंबी सांस लेता है। सबके सब लू फेंग की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। सबसे पहले प्राइमल चॉसिटी लीडर लू फेंग की तरफ आता है और उससे पूछता है कि आखिर उस फाइट का रिजल्ट क्या हुआ, आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। लू फेंग एक लंबी सांस लेता और वापस से कहता है कि वो जो सेक्टर 20 है वो भागने में कामयाब रहा। जैसी ये चीज़ प्राइमल चॉसिटी लीडर सुनते वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं। वो कहते क्या क्या वो सेक्टर 20 सच्ची में भाग गया? तब इसके बाद काफ़ी सारे लोग आपस में बात बनाने लग जाते हैं कि इवन मिल्की वे हॉर्डी लीडर जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल पर्सन है, वो भी अगर उस सेक्टर 20 से नहीं मार पाया, उसके हाथों से भी वो सेक्टर 20 भाग गया, तो कौन उस सेक्टर 20 को रोक पाएगा? आपस के अंदर तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, सब लोग आपस में पैनिक होने लग जाते हैं। तभी लू फेंग सब लोगों की तरफ देखता और फिर कहता है कि एवरीवन, सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम सब लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ।
मुझे कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में पता चला है। प्रीवियसली जब 900 डीमन मास्टर और बाकी के टीम्स ने उस सेक्टर 20 के साथ फाइट किया था, तो उसने कुछ चीज़ों को शो किया था। और इस बार जब हमारी इस सेक्टर 20 के साथ फाइट हुई, तो मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि डिस्कवर की है। सबसे पहली बात और सबसे मेन बात, इस चीज़ को हम कंफर्म करके बता सकते हैं कि वो जो सेक्टर 20 जो है वो मिनीचर यूनिवर्स के ओरिजिन्स को चूसने से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनता है। और ये इसका वन ऑफ द फास्टेस्ट तरीका है जिसके थ्रू वो अपनी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा चुकता है। और करंटली अगर इसकी पावर्स की बात की जाए तो वो 900 डीमन मास्टर जितनी है। सेकेंड बैड न्यूज़, प्रीवियसली जब वो जो सेक्टर 20 था वो 900 डीमन मास्टर के साथ फाइट कर रहा था, उस वक्त उसने अपने ट्रू फॉर्म को रिवील नहीं किया था। लेकिन इस बार जब मैं इसके साथ फाइट कर रहा था, मैंने फाइनली इसको कॉर्नर तक पुश कर दिया था, जिसकी वजह से इसे फाइनली अपने असली रूप के अंदर आना पड़ा। और ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है। इसी के बाद वो अपने हाथ को आगे करता और एक सेक्टर 20 की प्रोजेक्शन सामने हम लोग को देखने के लिए मिलती है, जो कि पूरी तरीके से ब्लैक कलर की थी और इसकी 2 गर्दनें थी, आगे भी पीछे भी, और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा घिनौना सा था। और इसकी 2 आंखें भी थी रेड कलर की। और इसके अलावा इसकी जो लाल आंखें है, इसके अंदर से जो लाइट की बीम्स निकलती है रेड कलर की, वो एक्सट्रीमली पावरफुल है। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये नॉर्मल उसकी कॉम्पैक्ट पावर को सरपास कर देती है। जब ये अपने इस लाइट के बीम्स को यूज़ करता है तो डेफिनेटली ये इसका वन ऑफ द मोस्ट खूंखार मूव है। एट द एंड लू फेंग कहता है कि थर्ड पॉइंट जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि मैंने इसे जैसे तैसे करके इसको कॉर्नर तक फोर्स कर दिया और इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म तक आने में मजबूर कर दिया। इसका मतलब ये ऑलरेडी अपनी अल्टीमेट लिमिट को रीच कर चुका है। जब ये सारे के सारे ट्रू गॉड इन सारी बातों को सुन रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हार्ट के साथ सुन रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं चीज़ नहीं थी। क्योंकि ये जो पर्सन इसके साथ फाइट कर रहा था, ये पूरे यूनिवर्स का नंबर 1 मास्टर था, और वो भी एक सेक्टर 20 को नहीं मार पाया, तो कौन उस सेक्टर 20 को मार पाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक सेक्टर 20 नहीं, यहाँ पे करोड़ों सेक्टर 20 है। कहता है कि तुम सब लोगों को ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सेंस कर सकता हूँ कि जो सेक्टर 20 है, इनकी जो पावर्स है वो टोटली हमारी गोल्डी पावर से अपोजिट है। और देखा जाए तो ये जो सेक्टर 20 है, ऐसी बात नहीं कि इनकी जो पावर्स है वो टोटली पूरी तरीके से इनएग्जॉस्टिबल है। क्योंकि जब मैं उसके साथ फाइट कर रहा था, तो जब मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था, जब मैंने लास्ट में उस सेक्टर 20 को देखा था कि वो लगभग अपनी सारी की सारी पावर्स यूज़ कर चुका था, तो वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील कर रहा था। और इसके अलावा उसकी जो अटैकिंग पावर्स थी वो भी थोड़ी बहुत वीक हो चुकी थी। तो देखा जाए तो वो ट्रू गॉड जिनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बॉडी है और जिनके पास गोल्डी पावर्स अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर है, वो आराम से उस सेक्टर 20 के साथ डील कर सकते हैं, जैसे कि रिमोटनेस ट्रू मास्टर। और इन सब चीज़ों के अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे पास काफ़ी सारी बॉडीज़ है, और उस टाइम जिस बॉडी ने उस सेक्टर 20 के साथ फाइट की थी, वो मेरी उन बॉडीज़ में से एक बॉडी थी। और जिस बॉडी मेरी सेक्टर 20 के साथ फाइट कर रही थी, वो उस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी, और उस बॉडी के साथ का कुछ भी ट्रेजर्स नहीं थे, और जो ट्रेजर्स थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। मेरा मतलब ये है कहने का कि मैंने अभी तक उस सेक्टर 20 को अपनी असली ताकत नहीं दिखाई, और ना ही मैंने अभी तक अपनी सारी पावर्स का या फिर अपने ट्रू ओरिजिनल पावर्स का इस्तेमाल किया है। तो अगर देखा जाए तो मैं अभी भी उस सेक्टर सारी 20 चीज़ें को बोलने के आराम बाद से जो हरा लू सकता फैंग हूँ। होता है वो उन सारे ट्रू गॉड्स की तरफ एक डिफरेंट रिएक्शन के साथ देखता है। वो देख सकता था कि वो सारे काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा एंशियस लग रहे थे, लेकिन उसके बाद भी लू फैंग अभी इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है, सब लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम सब लोग सुन लो, मैं लू फैंग, मैं अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करूँगा उस सेक्टर 20 को मारने के लिए। इसी के बाद लू फैंग पीछे मुड़ता और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। लू फेंग की काफ़ी ज़्यादा ग्रेट रेपुटेशन थी, और साथ ही साथ उसे ग्रेट स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेटेस्ट बीइंग भी कहा जाता था पूरे के पूरे यूनिवर्स के। और इसके बीच की ये जो फाइट हुई थी सेक्टर 20 की और लू फेंग की, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, लेकिन स्टिल लू फेंग उस सेक्टर 20 को मारने में फेल हो गया। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन स्टिल काफ़ी सारे लोग बातें कर रहे थे कि जो मिल्की वे हॉर्ड लीडर है उन्होंने अपनी पूरी पावर्स को यूज़ नहीं किया, और इसके अलावा जो मिल्की वे हॉर्ड लीडर है वो बस एक यूनिवर्स मास्टर है। जब वो एक ट्रू गॉड बनेगा या फिर जब वो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनेगा, उसके बाद उसकी जो पावर्स है वो एक बार फिर से वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और शायद से तब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, और उस वक्त वो मे बी सेक्टर 20 को काफ़ी आसानी से मार पाएगा। इसी के साथ वो लोग ये भी बोलते हैं कि नो वंडर कि अभी बस एक ही सेक्टर 20 आया है, और भी काफ़ी सारे सेक्टर 20 हो सकते हैं उस नेस्ट के अंदर, और ये अकेला सेक्टर 20 ही इतना ज़्यादा पावरफुल है।
मिल्की वे हॉट लीडर ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रेट बीइंग है, लेकिन परहैप्स अगर मिल्की वे हॉट लीडर भी अभी उस सेक्टर बीस को नहीं मार पा रहा तो हम सब लोगों को तो साथ में रहना पड़ेगा। हम सब ट्रू गॉड्स अकेले उस सेक्टर बीस से फाइट नहीं कर सकते, हमें आपस में कॉपरेट करना पड़ेगा फाइट करने के लिए। वही सीन शिफ्ट तो हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है, जो कि ह्यूमन टेरिटरी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर एंडलेस रिमोट ओशन के बीच में खड़ा हुआ रहता है। गाइस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर जो लू फैंग का ये जो रिमोट ओशन है वो ऑलरेडी 12 लाइट ईयर से भी ज़्यादा लंबा चौड़ा हो चुका था और ये फाइनली अभी अपने लिमिट तक पहुंच चुका था। नो मैटर व्हाट लू फैंग कुछ भी कर ले, वो कितना भी ओरिजिन को सॉलो क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी उसका ये जो रिमोट ओशन है वो अभी अपनी लेंथ को नहीं बढ़ा पा रहा था। वही हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है, जो कि रिमोट ओशन के बीचों बीच खड़ा था और यहाँ से खड़े होते हुए वो अर्थ की तरफ देख रहा था। वो अर्थ के अंदर काफ़ी सारे लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। वो कुछ लोगों को पैदा होते हुए देख रहा था, तो कुछ लोगों को मरते हुए देख रहा था, कुछ लोगों को हंसते हुए देख रहा था, तो कुछ लोगों को रोते हुए देख रहा था, कुछ लोगों को शौक मनाते हुए देख रहा था, तो कुछ लोगों को मेहनत करते हुए देख रहा था। तभी एक आवाज़ लू फैंग को अपने पीछे से सुनने के लिए मिलती। ये एक एशियंट वॉइस थी। लू फैंग पीछे देखता है, वो आवाज़ होती है, क्या तुम अपने होम टाउन की तरफ देख रहे हो? जब लू फैंग इस आवाज़ को तरफ दिखता है, इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और कहता है टीचर आप। लू फैंग नीचे झुकता और ग्रीट करता है अपने टीचर को। ये और कोई नहीं, ये सेटिंग माउंटेन गेस्ट थे जो कि लू फैंग से मिलने के लिए आए थे। लू फैंग सेटिंग माउंटेन गेस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि टीचर मैं एनसीएस हूँ, मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं अपने होम टाउन की तरफ देख रहा हूँ, मैं अपने लोगों की तरफ देख रहा हूँ, मैं उनकी तरफ वापस से अपने होम टाउन वापस से जाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों बना, काश काश कि मैं एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जी पाता। तभी सिटिंग माउंटेन गेस्ट बोलते हैं एनशियस तुम परेशान हो? तुम कैसे परेशान हो सकते हो? मेरा थर्ड डिसाइपल जो कि हमेशा काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंट रहता है, वो इतनी जल्दी परेशान कैसे हो सकता है? इतना ज़्यादा आसान तो नहीं है मेरे थर्ड डिसाइपल को परेशान करना। तभी लू फैंग कहता है कि हाँ मैं इतने जल्दी परेशान नहीं होता, लेकिन अगर मेरे अपनों के ऊपर बात आए जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और अगर उनकी जान की बात हो तो डेफिनेटली मैं परेशान हो जाता हूँ। और इसके अलावा मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ कि मैं उस सेक्टर बीस को डिफीट कर ही पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। सिटिंग माउंटेन के लू फैंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा शौक के एक्सप्रेशन के साथ देखता है और कहता है क्या तुम सच्ची में कॉन्फिडेंट नहीं हो? लू फैंग हाँ के अंदर मुंडी हिलाते हुए कहता है, वो कहता है कि ऑफकोर्स मैंने उस सेक्टर बीस से फाइट की और मैंने उसे अपनी ट्रू बॉडी रिवील करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उसके बाद में मुझे अभी भी लगता है कि उसके पास काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स है जो कि उसने मुझे नहीं दिखाई है और मे बी शायद से अगर वो टेक्निक्स का इस्तेमाल करे तो मुझे और ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी उसके साथ फाइट करने के लिए। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी बस एक ही सेक्टर बीस बाहर निकला है, अभी भी उस सेक्टर बीस नेस्ट के अंदर काफ़ी सारे सेक्टर बीस है और अगर वो सेक्टर बीस बाहर आ गए तो मैं किस किस को कैसे कैसे मारूंगा करके ये डेफिनेटली एक कैटास्ट्रॉफ है। सिटिंग माउंटेन के लू फैंग की तरफ देखते हैं और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल माइंड है उसने तुम्हें काफ़ी बार गाइड करने की कोशिश की है। वो हमेशा उन 3 एंसेस्टर गॉड्स की मदद से तुम्हें गाइड करने की कोशिश करते रहता है और तुम्हें नए नए तरीके बताने की कोशिश करते हैं ताकि तुम उन सेक्टर भी इसके साथ डील कर पाओ। और इसके अलावा वो जो ओरिजिन है उसकी तुम्हारे ऊपर ही होप है सारी की सारी, और तुम्हारे अलावा शायद से कोई भी ट्रू गॉड ऐसा नहीं है जो कि इस सिचुएशन को चेंज कर सकता है। डेफिनेटली बस तुम ही एक ओनली लिविंग क्रिएचर जो कि इन सारी चीज़ों को बदल सकते हो। और इसके अलावा साथ ही साथ तुम ऑलरेडी एक सर्वाइवल चांस हो ओरिजिनल यूनिवर्स का। अगर ओरिजिनल यूनिवर्स सर्वाइव कर पाएगा तो वो बस और बस तुम्हारी वजह से कर सकता है। ओरिजिनल यूनिवर्स तुम पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता है। ये जो सेक्टर बीस्ड होता है डेफिनेटली इनसे डील करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, और ये जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो हमेशा लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और वो काफ़ी सारे ब्रीड्स को रिप्रोड्यूस करता रहता है। देखा जाए वो जो सेक्टर बीस्ड है वो डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। टोटली ओरिजिनल यूनिवर्स और सेक्टर बीस ये दोनों अलग अलग है, टोटली इनकी पावर्स भी अपोजिट है पूरी तरीके से, एक पैदा करता है तो एक ख़त्म करता है। उसके अलावा देखा जाए तो ये जो सेक्टर बीस्ड है ये सेम लेवल के ऊपर है इनकी, और ओरिजिनल यूनिवर्स की जो पावर है वो एक तरीके से दोनों की सेम लेवल के ऊपर है।
और यूजली हर एरा के अंदर ये जो सेक्टर 20 होता है ये पूरे के पूरे एंटायर यूनिवर्स के अंदर घूमते हैं और हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय कर देता है, हर एक रेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा वो जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर वो वापस से ओरिजिन बन पाएगा। और इसी के बाद वो जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो ओरिजिन से वापस से अपने आप को दोबारा से तभी ठीक कर पाएगा जब ये जो सेक्टर 20 है ये वापस से ख़त्म हो पर जाएंगे। हमेशा से ऐसा ही होता है कि जब वो सेक्टर 20 पूरी तरीके से मर जाता है या फिर जब वो सेक्टर 20 छोड़ के चले जाते हैं, उसी के बाद वो जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो वापस से अपने ओरिजिन या फिर ओरिजिनल यूनिवर्स वापस से रिफॉर्म हो पाता है। लेकिन इस बार ऐसा शायद से ना हो, क्योंकि इस बार तुम हो ओरिजिनल यूनिवर्स के पास, तुम इकलौती उसकी सर्वाइविंग चांस हो। और इसके अलावा देखा जाए तो इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इवन आई थॉट मैंने भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गाइड करने की कोशिश की है। तुम इंडीड काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। ये सारा जो पोटेंशियल है ये तुम्हारे अंदर पैदाइशी है। और इसके अलावा देखा जाए तो जितना भी इनहेरिटेंस की सिलेक्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होता है, लेकिन स्टिल इसके बाद भी तुम सारे के सारे इनहेरिटेंस के लिए सक्सेसफुली सिलेक्ट हो गए। इसका मतलब तुम अलग हो, तुम इनबॉर्न पोटेंशियल रखते हो अपने अंदर। सो इसके अलावा तुम्हारे पास जितने भी इनहेरिटेंस है उन सारी चीज़ों को तुमने अपनी मेहनत से अचीव किया है। तुम्हें अपने आप को लकी समझना चाहिए कि तुम इतना ज़्यादा पावरफुल बन पाए और ओरिजिनल यूनिवर्स ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है ताकि तुम और ज़्यादा जी सको और इसी के साथ साथ तुम ओरिजिनल यूनिवर्स की भी जान बचा सको। सिटिंग माउंटेन गेस कहता है कि अभी तो वो बस एक सेक्टर 20 है। सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर काफ़ी सारे सेक्टर 20 है, वो लगातार एक दूसरे को खा रहा है। जैसे एट द एंड ये जो सेक्टर 20 है इनकी संख्या कम होगी, इनकी जो पावर है और इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी। और अभी जैसे कि काफ़ी सारे ट्रू गॉड मिलके एक सेक्टर 20 से डील कर पा रहे हैं, लेकिन तब वो सेक्टर 20 इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे कि काफ़ी सारे ट्रू गॉड मिलके भी एक सेक्टर 20 से डील नहीं कर पाएंगे। तुम इकलौते इंसान हो जो कि इन सारे एपोकैलिप्स से बच सकते हो। और जब ये सारा सिचुएशन आएगी तब शायद से एक सही वाली क़यामत आएगी। इवन अल्थॉट मैं भी उस चीज़ को नहीं। इसी के बाद सेटिंग माउंटेन के बीच में अटक जाते हैं और वो कुछ नहीं कहते और फिर वो दोबारा से कहते हैं कि इवन मैं भी उन सेक्टर 20 को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तुम इकलौते इंसान हो जिसको ओरिजिनल यूनिवर्स ने ये मौका दिया है, ये चांस दिया है। ऑफ कोर्स तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम उस सेक्टर 20 से लड़ सकते हो, तुम इन्हें हरा सकते हो। तुम्हें जब ट्रू गॉड बनोगे तो तुम पूरे के पूरे ग्रेटेस्ट ट्रू गॉड बनोगे, क्योंकि अभी तक पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर बॉर्न नहीं हुआ। और जब तुम ट्रू गॉड बनोगे तो उसके बाद तुम्हारे जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ जाएंगे ट्रू इन सेक्टर 20 को हराने के। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम ट्रू गॉड बनने के बाद डेफिनेटली उन लोगों को हरा ही पाओगे, लेकिन स्टिल इसके बाद भी अभी के कंपैरिजन के अंदर तब तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। और डेफिनेटली कॉमन सी बात है, अगर तुम इन सब चीज़ों के अंदर फेल होते हो तो तुम्हारे साथ साथ सब लोग मारे जाएंगे। तुम्हारे अपने मारे जाएंगे, तुम्हारे अर्टलिन मारे जाएंगे, तुम्हारे फैमिली मेम्बर मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बस सर्वाइव कर पाएगा। लू फैंग बस हा के अंदर मुंडे हिला देता है। इवन थॉट लू फैंग एक चीज़ बता सकता था कि वो जब भी सिटिंग माउंटेन गेस से बात करता था उसे काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस सा फील होता था। वो हमेशा से सोचता था कि सिटिंग माउंटेन गेस काफ़ी सारी चीज़ें जो कि लू फैंग से छुपा रहा है। और लू फैंग को एक चीज़ और अच्छी तरीके से पता थी कि वो लू फैंग को बताना तो चाहते हैं मे भी, लेकिन वो बता नहीं सकते क्योंकि जो ओरिजिन माइंड है और सिटिंग माउंटेन गेस्ट है इनकी कुछ खास बनती नहीं है। और इसके अलावा लू फैंग ये गेस लगा सकता था कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट को शायद से काफ़ी सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है जो कि मे बी लू फैंग को भी नहीं पता, और ये सीक्रेट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चाह के भी उन्हें नहीं बता सकते। इसके बाद लू फैंग सिटिंग माउंटेन गेस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है कि वैसे अगर एक और चीज़ देखी जाए तो ये बस एक ही सेक्टर 20 है, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो फाइनल सेक्टर 20 किंग है उसे बॉर्न होने में अभी भी काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम बाकी है, तब तक तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। और देखा जाए तो ये जो सेक्टर 20 है ये जिस नेस्ट से आया है, में भी हो सकता है कि ये वन ऑफ देम हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो या फिर बहुत ज़्यादा वीक हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते, लेकिन हो सकता है कि ये जो सेक्टर 20 है ये बस एक नमूना हो। क्योंकि अगर देखा जाए ये सेक्टर 20 अपने नेस्ट से भाग के आया है, ये वहाँ से भाग के आया है, इसका मतलब डेफिनेटली कमज़ोर होगा, इसलिए उसने वहाँ से भागने की हिम्मत किया है। बट स्टिल एक चीज़ की खुशी मनाओ कि कम से कम तुम इस सेक्टर 20 के साथ फाइट कर सकते हो और तुम उसे हरा भी सकते हो। लू फैंग कहता है कि जो भी हो
मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उस सेक्टर 20 से मिलूँगा मैं ज़रूर सक्सीड होऊंगा। वही सीन शिफ्ट होता है और टाइम इसी तरीके से बीतता रहता है। हम लोगों को सेक्टर 20 मोर्चा देखने के लिए मिलता है, जो कि लू फेंग के साथ फाइट होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना सा हो गया था। और इसके अलावा वो जो सेक्टर 20 था वो समय समय पे गायब होता रहता था और समय समय पे वापस से अपीयर होता रहता था, और वो कुछ टाइम के लिए ओरिजिन चूसता था और फिर गायब हो जाता था। इवन थॉट उसने डिवाइन आई मास्टर के साथ भी एक बार एनकाउंटर हुआ था, और इसके अलावा डिवाइन आई मास्टर ने स्पेस सील का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद भी वो जो सेक्टर 20 है वो डिवाइन आई मास्टर के साथ फाइट नहीं करता और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। इसी तरीके से और टाइम बीतता है और 3 साल और बीत जाता है। हम लोग को देखने के लिए मिलता है इस टाइम के बीच में एक बार वो जो सेक्टर 20 होता है उसकी फाइट 9 रिपोर्टनेस मास्टर के साथ भी होती है। इवन लू फेंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था 9 रिपोर्टनेस मास्टर और उस सेक्टर 20 की फाइट देखने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली 9 रिपोर्टनेस मास्टर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्डी बॉडी थी। लोगों को सेक्टर 20 और 9 रिपोर्टनेस के फाइट के अंदर देखने के लिए मिलता है कि एट द बिगनिंग वो जो 9 रिपोर्टनेस मास्टर होता है वो आसपास के स्पेस को सील कर लेता है और वो अपने आप को एंडलेस ओशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। और इसकी ये जो एंडलेस ओशन थी उसका जो डायमीटर था वो लाइट ईयर से काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा था। इन सब चीज़ों के अलावा ये जो सेक्टर 20 था इसको अपने स्लेव्स मतलब वो जोंगजियांग मास्टर और ड्रैगन रॉक एंसेस्टर गॉड इन सब लोगों के द्वारा ये पता चला था कि ये जो 9 रिपोर्टनेस मास्टर है इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्डी बॉडी है, और देखा जाए तो ये कुछ लू फेंग जैसा ही है। और वो जानता था कि शायद से मे भी हो सकता है कि जो 9 रिपोर्टनेस मास्टर है ये उसकी सारी की सारी बॉडी की पावर्स को कंज्यूम कर ले, इसलिए इमीडिएटली सेक्टर 20 मोरोशा अपने बॉडी को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है इंस्टेड ऑफ 99, क्योंकि अगर वो 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता तो डेफिनेटली 9 रिपोर्टनेस मास्टर काफ़ी आसानी से उसको पकड़ लेते, क्योंकि वो अगर 99 पार्ट्स में डिवाइड करता है अपने आप को तो उसके जो इतने सारे पार्ट होते हैं ना वो थोड़े काफ़ी ज़्यादा वीक रह जाता है। लेकिन ये इस बार इसने अपने आप को बस 2 ही पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। इसने 2 पार्ट्स के अंदर इस डिवाइड इसलिए किया ताकि इसकी बॉडी अभी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहे और वो 2 डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर चले जाती है। भले ही देखा जाए तो 9 रिमोटेस ओशन के अंदर 9 रिमोटेस मास्टर कहीं पर भी अपीयर हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो ये जो 9 रिपोर्टनेस मास्टर था उसे एक्चुअली पता ही नहीं था कि उसे इस सेक्टर 20 मोरोशा की कौन से बॉडी के पीछे भागना है और कौन सी बॉडी में भी ओरिजिनल है। और इसी कारण जो 9 रिपोर्टनेस मास्टर होता है वो भी एट द एंड इस सेक्टर 20 को नहीं पकड़ पाता और ये उसके हाथों के थ्रू भी एस्केप कर जाता है। टॉट अगर देखा जाए तो ये जो सेक्टर 20 है ये भले ही उस फाइट के अंदर भाग निकला था, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो पावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटली कंज्यूम हुई थी, क्योंकि 9 रिमोटेस मास्टर का वो 9 रिमोटेस ओशन को उसको क्रॉस करने के लिए उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। और डेफिनेटली इस फाइट के बाद उस सेक्टर 20 मोर्चा को भी पता चला कि मे बी ये जो 9 रिमोटेस मास्टर है ये उस लू फेंग से भी कई गुना ज़्यादा फ्राइटेंड है। वही सीन शिफ्ट होता है हम लोग को एंसेस्टर गॉड पैलेस देखने के लिए मिलता है, जो कि एंसेस्टर गॉड सीक्रेट रीजन के अंदर था। वहाँ पे हम लोगों को 2 ग्रेट बीइंग देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि लास्ट टाइम जब मिल्की वे ने उस पर्सन के साथ फाइट की थी, उस सेक्टर 20 के साथ फाइट की थी, उस टाइम वो फेल हो गए थे, लेकिन इस बार जब 9 रिमोटनेस मास्टर ने उसके साथ फाइट की तो 9 रिमोटनेस मास्टर भी फेल हो गए। इसके अलावा वो लोग आपस में बात करते हैं, वो कहता है आई नो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उस सेक्टर 20 को मारना, लेकिन वो जो सेक्टर 20 है वो एक रैंडम सा सेक्टर 20 है नेस्ट के अंदर से, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और एक रैंडम सा सेक्टर 20 अगर इतना ज़्यादा पावरफुल है तो वो जो सेक्टर 20 नेस्ट है उसके अंदर का जो पावरफुल सेक्टर 20 होगा वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता था। वही यहाँ पे हम लोगों को एक फ़ीमेल देखने के लिए मिलती है। ये जो फीमेल होती है इसका नाम होता है फ्रॉड फ्लावर ट्रू गॉड, जो कि एंसेस्टर गॉड स्कूल की होती है, जो कि अभी नई नई एक ट्रू गॉड बनी होती है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। इसके अलावा हम लोग को एक छोटी सी स्टोरी देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर ये अपने कुछ लाइफ फॉर्म्स को ब्रेड करती है। इसके जो लाइफ फॉर्म्स थे वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह दिखते थे, और कुछ इसके 500 से 600 लाइफ फॉर्म इसने बना के रखे थे। देखा जाए तो 999 लाइफ फॉर्म्स थे इसी के तरह जो दिखते थे, और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। वही हम लोग को इसकी छोटी सी स्टोरी के अंदर देखने के लिए मिलता है कि जो फायर प्लांट मास्टर जो भी है इसकी जो एक लाइफ फॉर्म होता है, मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इसकी कुल मिला के 999 लाइफ फॉर्म्स है जो कि इसने ब्रेड की है, और उसी के अंदर से वो सब अपने आप को एक दूसरे की फैमिली समझ के चलते थे। और उसी में से एक बंदा आके मर जाता है, और जब वो बंदा मरता है तो उसको देखते हुए ये जो फ्लावर रेड मास्टर होती है उसकी आंखों में भी पानी आ जाता है हल्का सा। वो कहती है कि लू फेंग तुम्हें सब लोगों को बचाना होगा। वो मन ही मन कहती है कि मिल्की वे तुमने अपनी बॉडी को 2 डिफरेंट टीम्स के अंदर सेपरेट किया था, यही मुझे सुनने के लिए मिला है।
और मैं होप करती हूँ कि तुम्हारी वो जो सेकंड वाली टीम है वो सच्ची में इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि वो उस सेक्टर 20 से आराम से डील कर पाए। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को सिटिंग माउंटेन गैस देखने के लिए मिलता है जो कि इस वक्त लैंड ऑफ एक्सट्रीमनेस के अंदर थे और वो यूनिवर्स बोर्ड की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहे थे। उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि डुआंगडोंग रिवर का इनहेरिटेंस है मेरा डिसाइपल, और इसके अलावा ये जो डुआंगडोंग रिवर है उसको भी सेक्टर 20 के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और इसके अलावा देखा जाए तो मैं आज इस हालत में हूँ, उसका भी जिम्मेदार ये बस ये सेक्टर 20 है। और फिर एक इनविजिबल फोर्स हम लोगों को आते हुए देखने के लिए मिलता है जो कि पूरी तरीके से लिपटा हुआ था सिटिंग माउंटेन गैस से। ये ओरिजिन का फोर्स था। जैसे कि आप लोगों को पता हुआ कि ओरिजिन के और सिटिंग माउंटेन गैस के आपस में कुछ ज़्यादा बनते नहीं है, तो ये इन लोगों के आपस में एक तरीके से सिटिंग मतलब जो ओरिजिन था उसने सिटिंग माउंटेन गैस को सप्रेस करके रखा था। सिटिंग माउंटेन गैस कहता है कि तुमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे ऊपर ये सारी छोटे मोटे चीज़ें करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं ओरिजिनल माइंड के रूल्स को जानता हूँ और मैं इन सारे रूल्स को नहीं तोड़ने वाला। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हें मेरे डिसाइपल की ज़रूरत है ना कि मुझे तुम्हारे। और मेरा डिसाइपल पावरफुल हो इस चीज़ के अंदर हम सभी लोगों का फ़ायदा है, तुम्हारा भी फ़ायदा है, उसमें मेरा भी फ़ायदा है कि अगर मेरा डिसाइपल ये होता है। एक्चुअली गाइस ये जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो ओरिजिन ये से जो ये भी बात ओरिजिन करते है हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश, इतनी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त इसलिए कर रही है क्योंकि जब सेक्टर बेस्ड किसी भी ओरिजिन को ख़त्म करता है तो ना बल्कि वो ओरिजिन को ख़त्म करता है बल्कि वो ओरिजिन के माइंड को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसका मतलब ये जो ओरिजिनल माइंड है उसका जो माइंड है वो पूरी तरीके से सारी की सारी मेमोरीज भूल जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से ओरिजिनल माइंड भी पूरी तरीके से मर जाएगा। और उसके बाद जो वापस से ओरिजिन क्रिएट होगा वो एक नया ओरिजिन होगा, वो एक नया माइंड होगा जिसके जो काबू है वो अभी के ओरिजिनल माइंड के पास बिल्कुल भी नहीं होगा। एक तरीके से अभी वाला जो ओरिजिनल माइंड है वो मर ही जाएगा। और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि वो लू फेंग को इतनी ज़्यादा मदद कर रहा था या फिर वो लू फेंग को गाइड कर रहा था, और उसने लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल समझा था। और इसलिए उसने लू फेंग को ये भी बोला था कि लू फेंग ही इकलौता पर्सन है जो कि इन सारी सेक्रेटरीज से निपट सकता है। सो गाइज आज का एपिसोड यही तक। होप करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज मैंने ये वीडियो डाला ताकि मैं अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकूँ। सो थोड़े बहुत एफर्ट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग 8 के सब्सक्राइबर हिट कर लेंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा डेली वीडियो डालने का। आधे ही घंटे का डाला है लेकिन चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।